नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र मालवी दैनिक सद्भावना पार्टी में आपका स्वागत करता हूं। अनियमित करके फायदा तो उठाया है, कॉलेजेस तो कमियां निकली हैं मुकेश, इसमें कोई शक की बात सर, नहीं। इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। ये मात्र केवल अनियमितता है। 2.5 से 3 लाख छात्रों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है। 7 साल में कोर्स हो रहा है 4 साल का, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने टाइम पर एग्जाम नहीं ली, नर्सिंग काउंसिल ने टाइम पर एग्जाम नहीं ली। बच्चों को 3-3 साल तक अगर आप छात्रवृत्ति नहीं देंगे, 3 साल तक आप एग्जाम नहीं कराएंगे। बड़ा सवाल है ये कि जबकि हाईकोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया, किसी ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, बावजूद उसके पूरे मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी गई। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जहां हमको कॉलेज संचालक या छात्रों को परेशान करना रहता है तो हम एमपीएनआरसी के रूल उठा लेते हैं। जहां हमको हमारा फायदा दिख रहा है हम वहां एनसी के रूल उठा लेते हैं, और संचालकों ने अपने खुद के मन से वो कॉलेज बंद कर दिया। नर्सिंग स्किल्ड छात्र कोई भी बेरोजगार नहीं है। क्या किसी छात्र ने कंप्लेन की कि मेरा कॉलेज गलत है, मेरा कॉलेज मुझे पढ़ा नहीं रहा है, मेरा कॉलेज मुझे ट्रेनिंग नहीं दे रहा है? क्या किसी फैकल्टी ने कंप्लेन की? इस पूरे प्रकरण में शिकायतकर्ता वो व्यक्ति हैं जो नर्सिंग फील्ड के है भी। पिछले 3 सालों में किसी ने कॉलेज संचालक से 1-to-1 बात करना उचित नहीं समझा। एक सम्मेलन 1-to-1 चर्चा करके संचालक बैठ जाए, छात्र बैठ जाए, पिटीशन करता बैठ जाए, जज बैठ जाए, सरकार बैठ जाए और एक बार बात करके खत्म कर दे। नर्सिंग फर्जीवाड़ा, नर्सिंग फर्जीवाड़ा, नर्सिंग फर्जीवाड़ा। हाँ सही, 2 सालों से, पिछले 2 सालों से आपने इस शब्द को कई जगह पढ़ा होगा, कई जगह सुना होगा, सोशल मीडिया पे, प्रिंट पे, हर जगह आपने शब्द सुना होगा कि नर्सिंग फर्जीवाड़ा बहुत ज्वलंत मुद्दा है। हजारों लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश के नर्सिंग के बच्चे इस मुद्दे को झेल रहे हैं। इस मुद्दे पे किसी ने, हमेशा मैं आपकी बात करूं तो लोगों ने एक तरफा सुना है, हम आप दूसरे पक्ष की तरफ आज बैठे हुए हैं जो नर्सिंग कॉलेज संचालक हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं नर्सिंग कॉलेज संचालक डॉक्टर मुकेश गोस्वामी। इनके द्वारा इंदौर में नर्सिंग कॉलेज का संचालन किया जाता है और इनके सारे कॉलेज जिन कॉलेज से जुड़े हुए हैं वो सब सूटेबल हो चुके हैं नर्सिंग जांच के बाद में। तो आज हम स्वागत करते हैं अपने इस एपिसोड में डॉक्टर मुकेश गोस्वामी का। जी सर, मुकेश जी नमस्कार। मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नर्सिंग फर्जीवाड़ा, नर्सिंग अनियमितता या नर्सिंग घोटाला या कोई और, इस चीज के लिए क्या शब्द उपयुक्त रहेगा? ये सब है क्या, इसके पीछे की कहानी क्या है? धन्यवाद देवेंद्र जी। सबसे पहले तो आपने इस ज्वलंत मुद्दे पे बात करने की हिम्मत की। नर्सिंग फर्जीवाड़ा वहां होता है जहां किसी भी चीज का परिणाम आ जाए। पिछले दो वर्षों से इस पूरे प्रकरण में अभी तो केवल जांच ही चल रही है और इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, ये मात्र केवल अनियमितता है। देखिए, किसी भी कॉलेज संचालक ने एक बिल्डिंग पर बोर्ड टांग कर कि यहाँ पर फलाना नर्सिंग कॉलेज संचालन होगा और संचालन शुरू नहीं कर दिया। मान्यता गवर्नमेंट के नियमानुसार, गवर्नमेंट के रूल के अनुसार मान्यता ली गई। पहले मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने दी, उसके बाद मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी ने मान्यता दी, उसके बाद कलेक्टर से भी स्कॉलरशिप के इंस्पेक्शन होते हैं, उसके बाद नियमानुसार एडमिशन होते हैं। हाँ, हो सकता है कॉलेज संचालकों के आपसी मतभेद के कारण, कुछ मनमुटाव के कारण मैंने आपकी शिकायत की, आपने मेरी शिकायत की, उस शिकायत को एक तरफा लेते गए कुछ पिटीशन करता बीच में आए, उन्होंने कोर्ट को ऐसी जानकारियां दी जो हमें भी नहीं पता थी। ऐसी जब जानकारियां सामने आती है तो वो मुद्दा बनता गया और इस सब के बीच में, चाहे मैं कहूं, मेरे अन्य सहयोगी संचालक हो, कोई भी कभी भी खुलकर सामने नहीं आया। हमें देश की न्यायपालिका पर, चौथे स्तंभ हमारी पत्रकारिता पर भरोसा था, तो हमने कहा कि चलो रोज चल रही है, रूटीन जांचें हैं। आप सोचिए कि किसी भी संचालक ने 2 साल पहले से जांच चल रही, कभी कोर्ट में जाके ये नहीं कहा कि हम जांच नहीं कराएंगे। हमेशा हर जांच का, हर आदेश का पालन किया। कहने का अर्थ ये है आपका कि एक नर्सिंग, ये फर्जीवाड़ा ना होकर एक अनियमितता है। जी सर, बिल्कुल। मैं यही शब्दों, इन शब्दों की यही परिभाषा, अनियमितता भी कहां से शुरुआत हुई मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली सर, अभी तक होता क्या आ रहा है कि नर्सिंग का जो रूल है, पहले आओ पहले एडमिशन पाओ, डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। डायरेक्ट एडमिशन होने के बाद हमारे मध्य प्रदेश में जब मेडिकल यूनिवर्सिटी ओपन हुई तो मेडिकल यूनिवर्सिटी लेट लतीफी के कारण समय पे एनरोलमेंट नहीं कर पाती, तो वो एग्जाम से 2 महीने पहले एनरोलमेंट करती है। उस समय किसी ने अवगत करा दिया कि साहब सेम समय पे एडमिशन हो रहे हैं, सेम टाइम पर ऐसा हो रहा है, तो उस मामले को कोर्ट से जज साहब ने संज्ञान में लिया, बोला कि ऐसा कुछ होता है तो मैं जांच कर लेता हूँ। जब 2018 में ट्राइबल डिपार्टमेंट में 36 कॉलेज खुले थे
तो उनके लिए भी ऐसा कहा गया कि कॉलेज गलत हुए, तो जांच हुई। पर आप ये मानते हैं, जैसे मैं जानता हूं कि नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड के अनुसार मध्य प्रदेश में और पूरे देश में ही नर्सिंग स्टाफ की, मेडिकल स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है, तो उसका कुछ लोगों ने अनियमित करके फायदा तो उठाया है। कॉलेजेस तो कमियां निकली हैं मुकेश जी, इसमें कोई शक की बात नहीं। सर एक्चुअली कॉलेज की कमियां कैसे निकली मैं आपको समझाता हूँ। बच्चे को किसी भी दिन आप एडमिशन देंगे तो क्या पहली क्लास में देंगे या 12वीं में देंगे पैदा होते से बच्चे को? ये ठीक है, हम एडमिशन कहाँ देंगे उसको? फर्स्ट में देंगे, फर्स्ट क्लास में देंगे, नर्सरी में देंगे। ठीक उसी तरह से आपने जांच शुरू कब की? 2023 में। ठीक है, हुआ क्या है कि मैंने नर्सिंग कॉलेज ओपन किया। जब मैंने नर्सिंग कॉलेज ओपन किया तो आप बताइए कि पहले साल उस नर्सिंग कॉलेज में कितने क्लासरूम की आवश्यकता लगेगी? मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ, फर्स्ट ईयर के हिसाब से, फर्स्ट ईयर के हिसाब से अगर मैंने जीएनएम लिया तो मुझे मेडिकल कॉलेजों में सामान्यतः ऐसे ही एक क्लासरूम की आवश्यकता लगेगी। अगर मैंने जीएनएम बीएससी दोनों लिए तो मुझे 2 क्लासरूम की आवश्यकता लगेगी। अब जो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का नियम है कि आपके पास 18,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग होना चाहिए। जब आपके पास 18,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग होना चाहिए तो उसमें से 7,000 या 6,000 के आसपास तो आपके क्लासरूम हो रहे हैं। तो उसमें से आपने भी वर्तमान में जो फर्स्ट ईयर में है 2 क्लासरूम बनाएंगे। आप मेरी जगह पे आप होते तो क्या करते बताइए आप? तो आपने 2 क्लासरूम बना लिए तो आपके 4 से 5,000 स्क्वायर फीट तो वो कम हो गया। दूसरा आपका रूल है कि आपका ऑडिटोरियम अपन एग्रीमेंट पे ले सकते हैं। तो जब ये जांच हुई तो सबने आईएनसी का रूल निकाल के रख दिया कि हमको 23,000 मतलब कंसिडरेशन नहीं हो पाया कि क्या फर्स्ट ईयर, वही बोल रहा हूँ कि मतलब जांच का जो क्राइटेरिया था वो तय ही नहीं कर पाया कि हमें किस बेस पे जांच करना। उन्होंने एक लिस्ट निकाली कि आपके पास 23,000 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया होना चाहिए। अगर आपके पास 21,000 भी है तो आप फर्जी हैं, आपके पास 18,000 भी है तो आप फर्जी हैं, आपके पास 15,000 भी तो आप फर्जी हैं। अब आप मेरी बात सुनिए, जब मेरा कॉलेज फर्स्ट ईयर में है, जब बच्चा फर्स्ट ईयर की लैब होगी तो उसकी कंप्यूटर लैब होगी, फंडामेंटल लैब होगी, ओबीजी की लैब थर्ड ईयर में जाके बनेगी। क्लासरूम आपका जब मेरा बच्चा फोर्थ ईयर में आएगा तब जाके मुझे 7 क्लासरूम की आवश्यकता पड़ेगी। मुकेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैंने अपने ही अखबार में खबर छापी है कि इंदौर के 65% इंक्लूडिंग यू, आपके भी कॉलेज हैं और भी अच्छे ग्रुप है यहाँ पे, चोइथराम है, बॉम्बे हॉस्पिटल है, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज है, इन लेकू के ग्रुप सारे सूटेबल निकले हैं। तो छोटे जिलों में ऐसी क्या स्थिति बन गई कि ये लोग सूटेबल नहीं हो पाए? देखिए, कॉलेज मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, जितने नर्सिंग कॉलेज खुले थे जो अनियमितताएं हैं आप और हमारे सामने है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हो, मैं हो, शासन हो, कोई भी अपने व्यवसाय के साथ धोखाधड़ी नहीं करता। कॉलेज संचालक के लिए वो रोजी रोटी होती है। आप और हम कब से सुनते आ रहे हैं कि शिक्षा और चिकित्सा एक सेवा का माध्यम रहा है, देश में एक सेवा रही है, लेकिन उसके माध्यम से लोग संचालन करके कुछ पैसा भी कमाते हैं। अब जो आप बोल रहे हैं कि 65%, 70% में, जो मैंने पिछले अपने शब्द कहे थे कि जो चीज आपने मुझसे 18,000 मांगी और वर्तमान परिदृश्य में मेरे पास 15,000 है, मैं आपको ही कहीं जांच करने भेज देता हूं और मैं आपको बोलूंगा कि जाइए देवेंद्र जी, आप जाकर देखिए कि वो कॉलेज फर्स्ट ईयर का संचालन करने के लिए उपयुक्त है कि नहीं। और हमारी जो जांचकर्ता की रिपोर्ट बनती है उसमें भी यही बनता है। तो जो जांच अधिकारी आए थे वो भी शासन के थे। आप सोचिए कि इन जांचों का, मुकेश जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, इन जांचों का सबसे बड़ा इम्पैक्ट लगभग 1 लाख बच्चों पे पड़ा। नहीं, और ज्यादा बच्चों पर, 70,000। मेरी बात सुनिए, 70,000 छात्र एक वर्ष में एडमिशन लेते हैं हमारे नर्सिंग में। पूरा डेटा मैं आपको बताता हूँ। लगभग 2.5 से 3 लाख छात्रों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है। मेरे यहाँ पर 19-20 का छात्र अभी भी सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, 19-20 का छात्र, जबकि उसके साथ ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने टाइम पर एग्जाम नहीं ली, नर्सिंग काउंसिल ने टाइम पर एग्जाम नहीं ली। आप सोचिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। नर्सिंग के जो क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने बच्चे आते हैं, ये लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। अगर आप इस बच्चे से 500 रुपए भी मांग लेंगे तो इसके घर वाले दिन भर में परेशान हो जाते हैं। सारे बच्चे स्कॉलरशिप पर पढ़ते हैं, सारे बच्चे शासन की योजनाओं का लाभ लेते हैं, आवास की योजनाएं, इसलिए गांव से निकल के शहर में आके पढ़ लेते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी की इस कोड की लेत लतीफी में 4 वर्ष का कोर्स 7 साल भर भी आज कंप्लीट नहीं हुआ है और बच्चों के पेरेंट्स। तो इसमें एक मिनट डिस्टर्ब करूंगा, यूनिवर्सिटी का क्या गलती रही इसमें? यूनिवर्सिटी का क्या? यूनिवर्सिटी अगर एग्जाम टाइम पर नहीं लेगी, हर 10 महीने में एग्जाम लेने का रूल है, ऐसे 2 महीने का गैप छोड़ के 4 साल का डिग्री का कोर्स है। अगर यूनिवर्सिटी समय पर एग्जाम नहीं लेगी तो आप सोचिए बच्चा कैसे पास होगा, मैं उसको कैसे प्रमोट करूंगा? तो बच्चा तो पिछड़ ही रहा ना सर। बच्चे का करियर आप देखिए कि 7 साल में कोर्स हो रहा है 4 साल का। दूसरी बात आपने कही थी कि नर्सिंग में अवसर, आप और हम सब जानते हैं
कि पिछले डिकेड में हेल्थ इंडस्ट्री ने 200% से 400% की ग्रोथ की है। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, इंडस्ट्री बोला मैंने, हेल्थ इंडस्ट्री। आप देख रहे हैं देश में मोदी जी लगातार हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज डाल रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में लगातार कॉलेजेस आ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, लगातार देश की चिकित्सा सुविधा सुधरने के लिए प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में लगातार हॉस्पिटल आ रहे हैं। हम देखेंगे कि एक हॉस्पिटल का जो संचालन होता है वो नर्स के अलावा नहीं हो सकता है, और उसी को कोरोना काल के दौरान रिवार्ड देते हुए मोदी जी ने नर्स का नाम नर्सिंग ऑफिसर कर दिया है। यस, बिल्कुल आपने ध्यान दिया होगा। कोरोना काल में हमने देश की हालत देखी है, देश की जो हालत हुई थी उसको केवल नर्सिंग ऑफिसर्स ने ही संभाला है, डॉक्टर इतना नहीं संभाल सकते हैं। हमारे देश का छोड़िए, मध्य प्रदेश का छोड़िए, पूरे विश्व में नर्सिंग एजुकेशन किया हुआ, नर्सिंग स्किल्ड छात्र कोई भी बेरोजगार नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के क्या कमी रह गई जिसके कारण ये प्रॉब्लम? सर यूनिवर्सिटी की कमी ये रही, मैं बताता हूँ आपको। मैं डे टू डे पेरेंट्स को और बच्चों को समझाता हूँ। रजिस्ट्रार महोदय का एक वर्जन आया था कि हाँ हमारी एग्जाम परीक्षाएं 2 साल लेट हो गई है, लेकिन हम बच्चों को जनरल प्रमोशन देंगे या कुछ करेंगे ताकि उनका कोर्स जल्दी पूरा हो जाए। इस चक्कर में बच्चे रेगुलर पढ़ते रहे, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने बच्चों की एग्जाम लेना भूल गई। अभी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद यूनिवर्सिटी ने एग्जाम करवाया 3 साल बाद। कोरोना काल के दौरान बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ, बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं। इसमें जनरल प्रमोशन भी मिला है क्या? एक बार कोरोना काल का जनरल प्रमोशन मिला है, लेकिन बात वही हो गई, उस जनरल प्रमोशन को वापस इंप्लीमेंट करते हुए, उस जनरल प्रमोशन को बोर्ड पर लाते हुए उसकी मार्कशीट करते करते हमको 8 महीने हो गए, तो बच्चा तो वहीं का वहीं। तो सर इससे तो नर्सिंग एजुकेशन पे काफी फर्क पड़ा होगा एडमिशन में। और सर नर्सिंग एजुकेशन की आज ये स्थिति है कि हमारे पास भी कॉलेजेस है, हमारे यहाँ कोई एडमिशन लेने नहीं आ रहा, और इसलिए नहीं लेने आ रहा कि बच्चों को लग रहा है कि ये कॉलेज चलेगा नहीं चलेगा, इसलिए कि 7 साल हो गए एग्जाम, भविष्य ही अंधकार में है। इस तरह आप रोज आपका अखबार, दूसरे अखबार देखते थे नर्सिंग फर्जीवाड़ा, उसको सुनकर हम खुद कहीं मेहमानदारी में जाते हैं, रिश्तेदारों में जाते हैं, तो हम किसी को नहीं बताते कि हम नर्सिंग कॉलेज के संचालक हैं। मतलब एक ऐसी छवि बन गई कि नर्सिंग कॉलेज या नर्सिंग छात्र मतलब फर्जीवाड़ा। आप उसको ओरिजिनल तथ्यात्मक चीजें समझिए, ये टोटल अनियमितताएं हैं, और इस अनियमितता में आप सबसे बड़ा देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें सारे गरीब वर्ग के बच्चे आते हैं। आप किसी भी कॉलेज का उठा के देख लीजिए, तो उन गरीब के बच्चों को 3-3 साल तक अगर आप छात्रवृत्ति नहीं देंगे, 3 साल तक आप एग्जाम नहीं कराएंगे, तो आपको मैं कहूंगा कि बिना अर्थ के आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं और 3 साल तक आप इंदौर में रहिए, आप क्या करेंगे इंदौर में रहकर? आप मुझे बताइए। एक बहुत बड़ा मुद्दा मुकेश जी कि बीएससी नर्सिंग में तो बायो बच्चा एडमिशन लेता है जिसने बायो 12th से किया है। जीएनएम में अभी तक मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी बच्चा एडमिशन ले लेता है जिसने 12th किसी भी सब्जेक्ट से करा है। पर जब हम नौकरी के लिए बच्चा जाता है तो उसे बायो का पूछा जाता है, और अभी पीएनएचटी के जो एग्जाम, जेएनटी के एग्जाम जो हो रही है उसमें भी बायो के बच्चों को, ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा निर्णय लिया गया कि सिर्फ बायो बच्चा ही कर पाएगा। तो इसमें क्या ये एक्चुअल की स्थिति क्या है इसकी? देखिए मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि विडंबना है। जहां हमको आवश्यकता लगती है, जहां हमको कॉलेज संचालक या छात्रों को परेशान करना रहता है, तो हम एमपीएनआरसी के रूल उठा लेते हैं। जहां हमको हमारा फायदा दिख रहा है, हम वहां आईएनसी के रूल उठा लेते हैं। देखिए आईएनसी का रूल है कि 12th कोई भी स्टैंडर्ड का बच्चा जेएनएम में एडमिशन ले सकता है, तो ले सकता है। लेकिन पिछले 8 से 10 साल पहले एक एमजीएम मेडिकल कॉलेज की और कुछ मेडिकल कॉलेज की वैकेंसी निकली थी, तो उसमें एक शॉकिंग हेडलाइन आई थी कि जिन बच्चों का बायो से होगा उन्हीं बच्चों को गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। उस समय छात्रों ने उसका विरोध नहीं किया, कॉलेज संचालक ने उसका विरोध नहीं किया, तो वो नियम बनता गया। नियम बनता गया तो आज आके जाके वो एंट्रेंस में भी वही। तो क्या एमपीएनआरसी में ऐसा नियम में है क्या कि जीएनएम का बच्चा? नहीं, एमपीएनआरसी में अभी तक पहले नियम में नहीं था, एमपीएनआरसी ने इस साल नियम में लाया है ये चीजें। तो अच्छा, इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी के नियम क्या कहते हैं? इंडियन नर्सिंग काउंसिल 12th एनी स्टैंडर्ड स्पष्ट शब्दों में लिखा है। तो फिर एमपीएनआरसी अपने नियम कैसे बना सकती है, क्योंकि आईएनसी तो रेगुलेशन बॉडी है। तो सर उसी के नियम 2018 में आईएनसी डिसॉल्व हो गया। हाँ, और लेकिन रेगुलेशन के लिए तो पूरे बट ये तो इसी साल अचानक से नियम बन के आ गया ना सर। मतलब ये नियम गलत है कहने का अर्थ है, और व्यवहारिक रूप से भी ये नियम गलत। देखिए मैं बताता हूँ आपको, शिक्षा के स्तर को और गुणवत्ता को सुधारने के लिए देश में 3 मॉडल लागू किए गए। वो केवल नर्सिंग में ही नहीं चलता, आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक होता है, 10वीं से होता है, आप जानते होंगे। वो डिप्लोमा है लेकिन वो इंजीनियर बनेगा, लेकिन छोटा इंजीनियर बनेगा। जब बी करने जाएगा तो मैथमेटिक्स से जाएगा।
फार्मेसी में 12वीं पास जा रहा है, काहे के लिए जा रहा है? डिप्लोमा के लिए भी जा रहा है, डिग्री के लिए भी जा रहा है। तो जितने भी हमारे यहाँ प्रोफेशनल कोर्स है, हायर एजुकेशन है, उनमें सरकार ने ये सोचा है कि कोई बच्चा 4 साल का कोर्स नहीं कर सकता, 3 साल का कोर्स नहीं कर सकता, तो हम उसमें एक डिप्लोमा कोर्स दे देते, छोटी एंट्री करके बच्चा रोजगार भी कर सकता है, देश की सेवा भी कर सकता। तो हर जगह पर एक एक बड़ी बड़ी सब्जेक्ट में 3-3 कोर्स चल रहे हैं, उसकी अलग अलग अर्हताएं हैं, अलग अलग योग्यताएं, उसके आधार पर एडमिशन लेगा। एक ये भी तो बहुत गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बायो का होना कंपलसरी है क्या जीएनएम? अभी तक तो नहीं था, अब कर दिया है, तो करेंगे बच्चे जो बायो में होंगे। पर ये व्यवहारिक रूप से और इंडियन नर्सिंग काउंसिल दोनों जगह सही नहीं है। ये दोनों जगह सही नहीं है सर। मुकेश जी, ये सब तो आपने बताया, यूनिवर्सिटी के बारे में बताया आपने, एक परिदृश्य बताया आपने, इसमें छात्रवृत्ति का रोल भी मैं देख रहा हूँ कि कई जिलों में, मध्य प्रदेश के कई जिलों में पूरा प्रदेश में रोक है सर उसकी। मैं छात्रवृत्ति की भी कहानी आपको समझाता हूँ। न कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और छात्रवृत्ति से कॉलेज का कोई संबंध नहीं रहता। छात्रवृत्ति मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन द्वारा छात्र को पढ़ने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए देश आजाद हुआ तब से उनके खाते में जा रही है। पहले क्या होता था कि कॉलेज के माध्यम से बढ़ती थी, कॉलेज के माध्यम से, एग्जैक्टली मैं भी यही बोल रहा था। लेकिन नहीं, उसके लिए पर बच्चों के लिए आती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए उसके वो 2014 से वो डीबीटी लागू हो गई देश में, आपको पता होगा, सब जगह डीबीटी लागू हो गया, डायरेक्ट बैंक टू ट्रांसफर जो। हाँ, और वो हितग्राही को ही जा रहा, देश में जितनी भी सब्सिडी है वो पूरी हितग्राही को। अभी जो सिनेरियो बना पड़ा है कि उसमें क्या छात्रवृत्ति का बिल्कुल। सर ये छात्रवृत्ति वाला तो आप ये समझिए कि ये एक रहस्य है और एक स्टडी का विषय है कि किस आधार पर नर्सिंग के छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी गई, जबकि कोर्ट का एक निर्णय है। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बड़ा सवाल है ये कि जबकि हाई कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया, किसी ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, बावजूद उसके पूरे मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी गई। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है सर। क्यों रोक दी गई? सुनिए, मुद्दा तो ठीक है, लेकिन इसकी सूद लेने वाला भी कोई नहीं। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कॉलेज डिफिशिएंट थे या अनसुटेबल थे, कोर्ट के ऑर्डर से उन सारे छात्रों को रेगुलाइज कर दिया। जब सारे छात्र रेगुलर पढ़ेंगे तो स्कॉलरशिप रोकने का कोई तात्पर्य है क्या, आप बताइए। बेसिकली जैसा आप बता ही रहे हैं कि भाई बच्चों के खाते में जाती है। चलिए, कोई संचालक आप जैसा अच्छा व्यक्ति हुआ, मेरा जैसा कोई अच्छा व्यक्ति हुआ, उसने छात्र को फर्स्ट ईयर बिना फीस के पढ़ा दिया, सेकेंड ईयर में बिना फीस के पढ़ा दिया, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में वो कैसे उस छात्र को आगे बढ़ाएगा, कैसे लाखों रुपए के अपने स्टाफ को सैलरी देगा? आप ये थोड़ा सोचिए, अगर बच्चा फीस नहीं दे पाएगा तो। और मैंने पहले भी कहा है कि इसमें लोअर मिडिल क्लास के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, गरीब परिवार के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और शासन उनको पढ़ाना चाहती है, इसलिए उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में छात्रवृत्ति मिलती है। और जब छात्रवृत्ति मिल ही नहीं रही बच्चे को 4-4 साल, कब से रुकी हुई है सर? ये 4 साल से रुकी हुई है। ये बड़ा मुद्दा है। और सुनिए, छात्रवृत्ति के सारे फॉर्म, स्कॉलरशिप के जितने भी फॉर्म है, सब ऑनलाइन भराते हैं, और 2020-21 का फॉर्म आज 25 हो गया, अभी तक बच्चे का फॉर्म नहीं भरा है। अब वो बच्चे का स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरा जाएगा? क्या सरकार अपने पोर्टल वापस से ओपन करेगी उन बच्चों के लिए? क्या उनके ऑफलाइन फॉर्म लेगी? एक बहुत बड़ा विषय है। और सर एक और बात बता दूं, ये सारे बच्चे गरीब बच्चे हैं, दबे कुचले बच्चे हैं, इसलिए बच्चे कहीं नहीं जाते हैं, ये दौड़ कर केवल कॉलेज संचालक के पास आते हैं। और एक और बात बता दूं मैं आपको, इस जितने भी आप नर्सिंग फर्जीवाड़ा जो आपने शब्द कहा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपको बता दूं, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने आपसे पूछा कि नर्सिंग मैं सुधार करूंगा, नर्सिंग फर्जीवाड़ा, नर्सिंग अनियमितता, मैंने आपसे पूछा कि इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस पूरे सिनेरियो में 2 साल से आप अखबारों में आ रहा है, आप मुझे केवल एक चीज बता दीजिए कि क्या किसी छात्र ने कंप्लेन की कि मेरा कॉलेज गलत है, मेरा कॉलेज मुझे पढ़ा नहीं रहा है, मेरा कॉलेज मुझे ट्रेनिंग नहीं दे रहा है? क्या किसी फैकल्टी ने कंप्लेन की? ये बड़ी सोचने की बात है कि इस पूरे प्रकरण में जो हितग्राही हैं, जो छात्र हैं, उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है, और इसमें शिकायतकर्ता वो व्यक्ति हैं जो नर्सिंग फील्ड के है भी। आप मेरी बात सुनिए, ये ऐसा ही मैं समझता हूं। आप अपने देश में इतनी मानवता तो है कि अगर कहीं गलत हो रहा तो उसके साथ आप खड़े हो जाएंगे। मैं मेरे कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश के हर जिले में कॉलेज है। क्या उस कॉलेज में लोग, मानवीय लोग नहीं रहते हैं? क्या न्यायप्रिय लोग नहीं रहते? उनको नहीं दिखता कि वो मंदसौर के किसी व्यक्ति ने, वहां के किसी पत्रकार ने शिकायत नहीं की कि यहाँ पे कॉलेज फर्जी चल रहा है, या वहां के किसी समाज सेवी ने शिकायत नहीं की है, या आज दिन तक किसी भी छात्र ने यह शिकायत तो की नहीं कि मेरा कॉलेज फर्जी है, किसी फैकल्टी ने नहीं कहा कि ये मेरा कॉलेज फर्जी है। बाकायदा आपके वहां से शासन से बेड अलॉटमेंट होता है, हम वहां छात्रों की फीस भरती, बच्चा अपनी ट्रेनिंग करता। अच्छा, मैं फर्जीवाड़ा क्या करूंगा नर्सिंग में, या कोई भी संचालक क्या करेगा? मुकेश जी, मैं फिर टोकूंगा, मैं अनियमितता को मानने को तैयार हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, पर लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में मैंने ऐसी खबरें देखी हैं, मैंने खुद ने कुछ खबरों को करा, जहां बहुत छोटी छोटी जगहों पे कॉलेज चल रहे थे, माफी चाहूंगा, वो बंद हो चुके हैं। पर ये अनियमितता किसी लेवल पे हुई है तो इसमें शासकीय अधिकारियों की मिलीभगत है,
और इसमें कॉलेज संचालकों की मिली भगत है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बच्चा गरीब परिवेश से आया है तो वो इन सब चीजों को नहीं पकड़ पा रहा है, वो उसने मान्यता देखी, उसने प्रवेश ले लिया। पर आपको ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि अनियमितताएं बहुत ज्यादा हद तक हुई हैं। सबसे बड़ी अनियमितता नियमों का उपयोग करके की है लोगों ने। आप समझिए, अगर मैं इंदौर में कॉलेज डाल रहा हूं तो मुझे 23,000 स्क्वायर फीट और 100 बिस्तर का अस्पताल चाहिए। अगर मैं धार में कॉलेज डालूंगा, अगर मैं झाबुआ में कॉलेज डालूंगा तो मुझे 100 बेड का अस्पताल नहीं चाहिए, मुझे शासकीय बेड आवंटन होंगे। ये अनियमितताएं हैं। नहीं, शासन ने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में बच्चों का एजुकेशन बढ़े, गांव का बच्चा शहर तक नहीं आ पा रहा, वो गांव तक ही पढ़ ले, तो कुछ नियमों में छूट दी। आप भी जांच करने गए, आपने देखा कि मुकेश जी के पास 60 सीटों की परमिशन है और 55 छात्र आए हैं और कुर्सियां 55 ही है, तो आप थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करेंगे कि कॉलेज संचालक को एक मैं मौका दे देता हूं। इस तरह से हुआ। बाकी मैं ये नहीं बोलूंगा कि शासकीय अधिकारी ने गलत मान्यता दी या अनियमितताएं बहुत ज्यादा हुई। मैं वही बोल रहा हूं आपको कि जहां फर्स्ट ईयर में 15,000 की आवश्यकता थी, आपकी टीम गई, आपने तो पूरा फोर्थ ईयर तक के हिसाब से चेक कर लिया, वो आपको नहीं मिला, आपने बोल दिया ये फर्जी है, और संचालकों ने अपने खुद के मन से वो कॉलेज बंद कर दिए क्योंकि वो खुद भी परेशान हो गए 4-4 साल से सैलरियां देकर। ये ऐसा मेरा मानना है। मुकेश जी, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी बात है जो आप हमारे पाठकों के माध्यम से हमारे प्रशासन तक या सरकार तक या जनता तक ये बातें पहुंचाना? देखिए सर, आपने मेरा जो मुझे बहुत समय दिया है। इस साल का देखिए आप, एडमिशन 0 है। क्यों है? क्योंकि 3 साल से अखबारों की हेडिंग है नर्सिंग फर्जीवाड़ा, बच्चों को नर्सिंग में करियर बनाना नहीं है। फिर हमको पता भी नहीं था कि जीएनएसटी पीएनएसटी के थ्रू एडमिशन होंगे, ना बच्चों को पता था ना हमको तो पता था। सीटें हमारी है 60,000, एग्जाम दी 16,000 बच्चों ने। अब बताइए आप कहाँ से होगा एडमिशन? कॉलेज संचालक क्या करेगा? बच्चा क्या करेगा? हमको अगर अवेयरनेस लाना है, अगले साल भी अगर हमको जीएनएसटी पीएनएसटी से अगर एडमिशन लेना है तो अभी 12वीं के एग्जाम में 1 महीना बचा है, हमको हर स्कूल में शासन के माध्यम से भेजना पड़ेगा कि जो छात्र नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं उनको जीएनएसटी पीएनएसटी के एग्जाम देना अनिवार्य है, नहीं तो अगले साल भी एडमिशन नहीं होंगे, इस साल भी एडमिशन नहीं होंगे। तो इस साल अलॉटमेंट आपके बहुत कम है। किसी मेरा नहीं, किसी के नहीं है गवर्नमेंट को छोड़ के। एक और बात मैं आपके माध्यम से अवगत करना चाहूंगा सर, कि बच्चों की जब तक एग्जाम नहीं होगी, बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? बच्चा अपना करियर कैसे बनाएगा? और अगर आपको बंद ही करना है तो आप कॉलेज बंद ही कर दीजिए ना, एक ऑर्डर निकाल दीजिए सर कि आज से सारे मध्य प्रदेश के प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज बंद। पर इनको ऐसे 3-3, 4-4 साल तक होल्ड करना, बच्चों का भविष्य रोकना, कॉलेज संचालक। देखिए, आप क्या मांग करना चाहते हैं, ये हम जानना चाहते हैं कि आपकी कॉलेज संचालकों के मन में क्या पीड़ा है और वो क्या मांग चाहते हैं सरकार से, आप थोड़ा सा ये बताएं। सर, कॉलेज संचालकों की एक पीड़ा है कि इन पिछले 3 सालों में किसी ने कॉलेज संचालक से 1 to 1 बात करना उचित नहीं समझा। कॉलेज संचालक भोपाल जाते हैं मिलने अधिकारियों से, तो वो बोलते थे इन लोगों से नहीं मिलना। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप कोई भी चीज सोचे समझे, आप कॉलेज संचालकों से एक बार 1 to 1 बात कीजिए। आप उस बात को समझिए कि कहाँ गैप आ रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, या कॉलेज संचालक गड़बड़ कर रहा है, छात्र गड़बड़ कर रहा है, या पिटीशन करता कर रहा है। जितनी भी चीजें आ रही हैं, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। एक बार मेरा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में या कोर्ट की अध्यक्षता में 1 to 1 चर्चा क्यों ना हो जाए कॉलेज संचालकों से आपकी। तो मुकेश जी का कहना है कि कॉलेज संचालकों की पीड़ा को अधिकारी समझे, कोर्ट समझे, और बच्चों के साथ में जो गरीब तबके के बच्चे हैं जो नर्सिंग कोर्स करते हैं उनके साथ में न्याय हो, समय पर उनके एग्जाम हो और स्कॉलरशिप निकले समय से, अभी जो रुकी पड़ी पिछले 4 सालों की उसका डिसबर्समेंट हो। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो प्रवेश की प्रक्रिया अपनाई जाना है पूरे प्रदेश में, जीएनएसटी पीएनएसटी के थ्रू, व्यापम के थ्रू, या जिस भी माध्यम से, आईएनसी की गाइडलाइन से, जो भी इनका कहना है, जिस भी माध्यम से, उसके लिए एक प्रॉपर टाइम दिया जाए और बच्चों में अवेयरनेस की जाए कि आपका एग्जाम इस तरीके से एग्जाम होगा, पहले जैसा आपका एंट्रेंस बिना एंट्रेंस के आपका एडमिशन नहीं होगा। ये सारी बातें मुकेश जी का कहना है। इसके अलावा मुकेश जी आप कुछ बताना चाहें तो? बस मेरा एक यही संदेश है कि एक नर्सिंग एक नोबल प्रोफेशन है और कोई भी अपने व्यवसाय के साथ कोई भी संचालक गड़बड़ नहीं करता है। पूरे विश्व को स्किल्ड नर्सिंग स्टाफ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपने कोरोना महामारी में देख लिया होगा। अगर हमें इस तरफ लोगों को ले जाना है, सेवा भाव की तरफ जोड़ना है, जिसमें अपना बच्चा करियर भी बना पाए, तो कृपया इस प्रोफेशन के साथ एक सम्मेलन 1 to 1 चर्चा करके संचालक बैठ जाए, छात्र बैठ जाए, पिटीशन करता बैठ जाए, जज बैठ जाए, सरकार बैठ जाए और एक बार बात करके खत्म कर दे। आपने बोल दिया कि अगर ये पानी की बोतल 20 रुपए की आती तो किसी भी दुकानदार को आज तक किसी व्यक्ति ने 19 रुपए दिए हैं क्या? नहीं दिए हैं।
आपने बोल दिया कि 23,000 स्क्वायर फीट मेरे को बिल्टअप एरिया चाहिए, आप उसको काउंट करिए, अध्यक्षता में आप जज साहब की अध्यक्षता में काउंट करिए, खत्म करिए एक बार में मुद्दा उसको। ये भी है कि बिना 23,000 स्क्वायर फीट के पहले ही अनुमति कैसे दे दी गई, यह भी एक विचारणीय मुद्दा रहा है। और जो पिटीशन में जो रहा है उसमें इसी तरीके के मुद्दों को, इसी तरीके की कमियों को उठाया गया था जिसपे जांचें हुई। खैर, हमारे साथ में काफी सारी बातें हो चुकी हैं। फिर वापस इनका कहना है कि नोबल के नर्सिंग के प्रोफेशन को बदनाम ना करें, उसे फर्जीवाड़े का रूप ना दें और उसे अनियमितता मानकर उसके सुधार की दिशा में आगे आगे कदम बढ़ाया जाए। और इनकी सारी मांगों के साथ में मुकेश जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।